ठीक है। पहले तो थैंक यू सो मच प्रकाश जी, जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड ज्वाइनिंग। तो सर, ये हमारी संस्था है इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, शायद आप जानते हैं। आपकी यस। पार्टी से काफी लोग हमारे संस्था में अलग अलग आ, प्रोग्राम। आ गए हैं ट्रेनिंग के हाँ, लिए। और आपके चुनाव में भी, जब अभी लोकसभा चुनाव थे, तो मुझे भी चांस मिला था कि मैं आपके यहाँ आऊँ, और थोड़े दिन मैंने भी काम किया था। एक इंडिया इलेक्ट्स फेलोशिप हमने चलाई थी, उसमें भी लोग थे। और हमारे जो लोग हैं सब पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पार्टी से, और सब सुनने आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मतलब आप उन चंद व्यक्तियों में से हो जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तो भी रियली लुक अप टू यू, एंड आई डोंट थिंक आपका इंट्रोडक्शन की जरूरत है। और ऑलरेडी हम कुछ कुछ शेयर कर चुके हैं। मेरा इंटरनेट चिप अभी से बोले, या सॉरी, या थोड़ा सा इंटरनेट मेरी ओर से शायद अटक गया था। हाँ नहीं, तो यहाँ सर, पर भी थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम ही है, इसलिए थोड़ा ज्वाइन होने में देरी हो गई। हाँ कोई नहीं सर, थैंक यू फिर भी जुड़े। यस। तो सर, आपका इंट्रोडक्शन का तो बाकी लोगों को भी जरूरत नहीं है, संस्था का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, और तो लोग आपसे काफी सुनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम शुरू कर सकते हैं। और मेन टॉपिक सर आज का ये हमने सोचा था कि जो आप शायद पिछले 1.5-2 सालों से जिस बात पे बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस हमारे देश में कैसे होते हैं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन जो है उसका रोल, और जो स्पेशली महाराष्ट्र इलेक्शन में आपने जो मुद्दा भी उठाया था कि कैसे लास्ट मोमेंट पे इतना ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ। तो सर, उसके ऊपर हम आपसे सुनना चाह रहे थे। और अगर आप अपना उससे रिलेटेड थोड़ा जर्नी और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बता सकते थे। देखिए, ये जो 2004 में ईवीएम की शुरुआत हुई, और उस वक्त मैं अगर कहूँगा कि ईवीएम का जो सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग ने उठाया था उस वक्त ये था कि वी डू नॉट मैन्युफैक्चर द चिप्स। सिंस वी डू नॉट मैन्युफैक्चर द चिप्स, ये आप चिप्स कहाँ से ले आते हो, कौन से कंट्री से ले आते हो, इसकी जानकारी जो है वो आप पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर कर दीजिए। अब ये उसके बाद में मुद्दा आया, मेरे ख्याल से जोन्स वर्सेस जोन्स एक केस हुई है इन सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी इन हैदराबाद, बैंगलोर हाई कोर्ट में, कि जहां पर इलेक्शन पिटीशन था, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम 35 ऐसे मुद्दे निकाले गए थे कि जिसपे आपत्तिजनक थे ईवीएम के लिए। मामला उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया, और मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद एक एफिडेविट वहां पे दाखिल की गई कि नहीं, वी हैव एड्रेस्ड ऑल दोज इश्यूज एंड नाउ द ईवीएम इज सेफ। सवाल यह है कि 2004 को जो मुद्दा उठाया था वो आज मैं दोबारा 2025 में उठा रहा हूँ। ईवीएम चिप कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि वी डू नॉट मैन्युफैक्चर चिप्स। सवाल ये है उसमें कि अगर हम चिप मैन्युफैक्चर नहीं करते तो कहीं ना कहीं से तो भी हम लोग खरीदते हैं। इलेक्शन कमीशन हमको ये बिलीव करना चाह रही है कि जो चिप्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन रीराइटेबल है, मतलब उस पर एक दफे ही लिख सकते हो, दूसरी बार वहां पे लिख नहीं सकते। सवाल दोबारा लिखने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या उस चिप का जो कोड है, वो कोड अगर मिलता है
तो उस चिप में से डेटा जो है इरेज किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। अगर डेटा इरेज किया जा सकता है तो उसके बाद में फिर आप दोबारा उस पर रीराइट कर सकते हो। अगर दोबारा उसमें अगर रीराइट कर सकते हो तो इसका मतलब मैनिपुलेशन हो गया। फिलहाल जो है मैं ये कहूंगा कि कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, ना एग्जामिन करने के लिए तैयार। एक एक्सपर्ट कमेटी बीच में बनाई गई थी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन उसको अंडर द कारपेट रख के पीछे हो। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट has allowed both ballot and as well as EVM at the same time, but it has left what should be used to the election commission and to the political parties. दुर्भाग्य ये मैं कहूंगा कि यहाँ की राजनीतिक दल जो है बाहर तो चिल्लाएंगे कि हमको बैलेट से वोटिंग चाहिए। They will make halla hulla in the press saying that they want ballot. लेकिन इलेक्शन के पहले जो इलेक्शन कमीशन की यहाँ मीटिंग होती है, वहां पर अगर ये मुद्दा उठाएंगे, इफ दे रेज द वॉइस in the meeting called by the election commission in saying that this is the choice which has been given, the political parties insist that ballot should be used, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बैलेट यूज करने से मना नहीं कर सकता क्योंकि दैट्स द विल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि रिकाउंटिंग के वक्त अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकाउंटिंग की परमिशन दी तो रिकाउंटिंग जो है वो ईवीएम की नहीं होती है। वो रिकाउंटिंग जो है वो पेपर ट्रेल जो निकलता है उस पेपर ट्रेल की काउंटिंग है, एक द पेपर ट्रेल दैट इज काउंटेड। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन votes showed in EVM and in the votes counted in the paper trail, Parliament itself says that the votes counted by paper trail shall be valid and they shall be accepted, and votes in the EVM shall be rejected. अब जब पार्लियामेंट ने ही एक तरीके से जजमेंट दे दिया है कि वो भी ईवीएम को फुल प्रूफ नहीं मानते हैं, तो इसी मुद्दे को लेके अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जो बैठक होती है तब कहेंगे, तो मैं समझता हूं कि यस बैलेट पर दोबारा हम लोग जा सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति। दूसरा जो है उसमें ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, which is a basic feature of the constitution. अब ये फ्री एंड फेयर के इलेक्शंस के जो नियमावली बनाई है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हुए हैं, that is between election commission and the presiding officer and polling officer in the constituencies. अब उनके लिए बनाए हुए रूल्स, उसी तरह पार्लियामेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं
और साथ ही साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी रूल्स बनाए हैं फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस between and the relation between the returning officer and the candidate. ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करना है, if free and fair election is to be conducted, then the presiding officer who is at the polling station and the returning officer who is a person responsible for the constituency, both have a very important role to play. उनकी भूमिका बहुत अहम है। क्योंकि वहां की जो मैनेजमेंट है, पोलिंग बूथ की जो मैनेजमेंट है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में है और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी पोलिंग स्टेशंस है उन पे नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ये जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर। और इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए या नहीं हुए, कंडक्ट किए गए या नहीं कंडक्ट किए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ एनेक्सेस बनाए हैं और वो 2-2 घंटे की इंफॉर्मेशन जो है वो मांगते रहे। अगर 7 बजे पोलिंग हुआ तो 9 बजे कितना वोटिंग हुआ, 11 बजे कितना हुआ, 1 बजे कितना हुआ, 3 बजे कितना हुआ, 5 बजे कितना। पहले जो था वो 5 बजे काउंटिंग बंद होती थी, लेकिन अब जो है रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने 1 घंटा बाद 6 बजे अब पोलिंग बंद किया। तो हर घंटे का एक हिसाब होता है। अब ये पोलिंग ऑफिसर who is controlling the polling station in the village or in the ward in a city, and the returning officer who's sitting in a central office of the constituency, उनके बीच में एक व्यक्ति है कि जिसको सुपरवाइजर किया जाता है। कई सुपरवाइजर होते हैं इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। उसकी वजह यह है कि उनके पास 5 या 10, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ईच पोलिंग स्टेशन, they have been appointed whose duty is to collect how many votes have been polled at 9 o'clock, at 11 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock and 5 o'clock. And then this supervisor communicates with the returning officer that the polling stations allotted to me, this is the polling booth, and therefore what is the percentage of polling that we get. जानकारी मिलती है कि 1 घंटे में, 2 घंटे में कितनी पोलिंग हुई और उसके मुताबिक फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन का डेटा आता है ICA पर से। दूसरी बात इसमें यह है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है वो अलग से फॉर्म है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, every returning officer has to fill a different set of forms. Why these 2 sets of form? Is because there shouldn't be any collusion between the polling station and the returning officer. To avoid this collusion between these two different sets of forms have been prepared by the Election Commission of India just to check whether there is free and fair elections or not. On the day of the polling, whether the opportunity has been given to all of them. In the last Maharashtra election,
The polling went beyond 6 o'clock. And the Election Commission itself declared that 7.8% voting has taken place after the closure of time, which amounts to nearly about 75,97,667. We question this polling data itself for the simple reason that earlier in the morning, the polling was not even 30% by 1 o'clock. And all of a sudden, at the closing hour, you have a very high percentage of polling. Knowing that there is a system that at the time of closure of the polls, and if there are electorates voting to vote, the Election Commission to check whether there are voters after the closure, they have developed a system what is known as distribution of slips. And the methodology of distribution of slip is also incorporated in those rules and regulations, which says that who is last in the list, he will be given 1. And who is first at the polling station at the time of closure, he will be given the last number of polling. These polling slips will be collected by the Election Commission. And they will be these slips will be collected by the polling officer of that polling station. Along with those slips, there is an annexure which is known as 44 and 57, 66. These annexures have to be submitted by the polling officer, by the returning officer, and by the observer to the Election Commission of India for verification as to actual number of votes that have been polled after the closure of. Being a part and parcel of that election, at many places there was no line at all. There was no electoral voting to cast this vote. So what we did is we asked one of our colleagues, well-wisher, to apply in the Election Commission, asking for the data as to how many slips were distributed after 6 p.m. constituency-wise and polling station. And the second question that we had asked was that in a polling station, after the polls are over, Form 17C is distributed to the election agents. Candidate's election agent is given what is known as Form 17C. What the Election Commission says it, and even the Representation of People's Act 1951 says it, that on the day of the counting, the counted votes in the EVM, and the mention of votes in the form of 17C in that same machine, if they do not match, the matter should be referred to the Election Commission for further directions.
So we asked in how many constituencies there was a difference between EVM, the displayed votes, and the votes mentioned in 17C. To our surprise, both the replies were, दोनों की यहाँ दोनों सवालों को जो हमको जवाब मिला वो यही था कि हमारे पास किसी प्रकार का डेटा नहीं. And this is not signed by any of the officers, but it is signed by the Secretary to the Election Commission of India. It is signed by the by the Secretary to the Election Commission of India, stating that we have no data. Now, an election petition can be filed if there is a fraud committed by the candidates. Now, here the fraud is committed by the Election Commission of India. And in an election petition, it is only the candidates who can either be the petitioner or defender. A third party cannot be made as the petitioner. So the only alternative left was to file a writ petition, which we did. The courts, instead of looking at the reply given by the Election Commission that we don't have a data and therefore the constitutional mandate that the election should be free and fair has been vitiated, the court didn't examine that issue. The court questioned the petitioner, saying that what is your locus standi? How can one person file a petition to set aside the election? In the petition, our main prayer was direct the Election Commission to produce the record before the High Court so that there is a record of the election being conducted. This was our main prayer. If the Election Commission fails to produce the records asked for in the RTI application, the only alternative left, and we said, was that the election has been vitiated and no free and fair election has taken place. Therefore, the election conducted by the Election Commission should be set aside. Bringing in the issue of locus standi, that you don't have a locus standi to file these kind of petitions, it's very surprising that if an Indian citizen and an Indian voter, if you can't file a petition, if you can't file an election petition to set aside an election which is vitiated and which has not been conducted in a free and fair manner, there is no alternative left. To fight against the elections. Because if you look at the nature of the election petition and the prayer that on the grounds on which the election can be set aside, Section 100 of the People's Representation Act 1951, these grounds are not covered at all.
Therefore, the relation between the polling officer, returning officer, and the election commission, which establishes whether the free and fair elections have been done, has been brought out of jurisdiction of the courts. Neither they can be brought in as a petitioner, because there is a very famous case known as Punnaswamy, wherein the Supreme Court ruled out that a returning officer cannot be made as a party to the election petition. And there is also a another matter, which is known as Jyoti Basu versus ... wherein it says that except candidates, nobody can be a party to the election commission. So you must look at the dichotomy, that through election petition you have restricted, and through, if you want to come through writ petition, you have no locus standing. So it's a very grave situation today. If anybody wants to read the consequences if election commission gets corrupt, there are two judgments. Mohinder Singh Gill versus Election Commission of India. This is the first judgment. And second is Jones versus Jones. That's a later, 6 or 7 years later than that. And recently, I think so, in one of the hearings, a retired Chief Justice of India appeared before the parliamentary committee and draw the attention of the parliamentary committee, saying that the election commission इसके घोड़े को कोई लगाम नहीं. There is no restriction on the powers of the election commission while conducting the elections. And the same Chief Justice said the time has come now to rein in those powers. The sentiment that was expressed before the parliamentary committee by the ex-Chief Justice of India is reflected in both the judgments. It says that this unrestricted powers can create a Frankenstein in this time. Mohinder Singh Gill judgment says. And then he answers it, what is the recourse to it? He said the courts are the recourse. In the second judgment, a different sort of thought is expressed, which says that if the election commission is wedded to some ideology, it will conduct election in such a manner that the ideology near to his political party, near to his school of thought gets elected. सवाल ये है उसमें के सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये जो बिना लगाम का घोड़ा जो है इलेक्शन कमीशन, ये अगर बेकाबू हो गया तो क्या कर सकता है, इसका उन्होंने विवरण दिया है. एक ने कहा है कि मोहिंदर सिंह गिल ने कहा है कि फ्रैंकेनस्टाइन खड़ा हो सकता है. दूसरे ने ये कहा कि उसकी जो आइडियोलॉजी है और और किसी एक पार्टी की आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी अगर सही है तो खेलेगा इस तरह कि वो
राजनीतिक दल जो है उसको बेनिफिट मिले, ऐसी एक परिस्थिति है। आज नियंत्रण रखने के लिए कोई जगह रही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन का, क्योंकि कोर्ट जो है वो इन दोनों को कंट्रोल में लाने के लिए, या इन्होंने जिस तरह से कंडक्ट किया इलेक्शन, ये सही मायने में किया नहीं किया, इस पे ये एग्जामिन करने के लिए दिया। चेक एंड बैलेंसेस जो संविधान में बने थे, वही चेक एंड बैलेंस अगर ऑपरेट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि इस देश की जो रेलगाड़ी है वो धीरे धीरे पटरी से उतर रही है और डिरेल होने के माध्यम से चल रही है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि आज की इलेक्शन के मैटर्स में गंभीर परिस्थिति है। ये जो दोबारा दाम आने की बात जो है, उसका 1% 2% में अगर कहूं तो उसका दुरुपयोग होता है। लेकिन अब जो है, ये जो दोबारा नाम आए हैं, इसको एक वेपनाइज किया है, आप इसको मान। अब तक पिटिशन के माध्यम से जो मैं एग्जामिन कोर्ट को कहना चाह रहा था वो यही था कि ये जो 75 लाख वोट हो गए, आपके पास सीसी कैमरा है दिखाने के लिए कि वह लोग लाइन में थे, आपके पास स्लिप डिस्ट्रीब्यूशन था, वो आप माध्यम था कि नहीं लोग लाइन में थे। अब ये कंपलसरी है। 5 बजे तक की फुटिंग जो है वो वीडियो में मिलती है, 5 बजे के बाद की फुटिंग वीडियो में मिलती नहीं। तो क्या हम कहें कि पहले जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे वो ईमानदार होते थे, और इसलिए बूथ कैप्चरिंग करने के लिए बाहर से लोगों को आने की जरूरत थी। अगर डेटा नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हमने रखा ही नहीं, ऐसा अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 6 बजे के बाद लोग लाइन में थे नहीं। पोलिंग स्टेशन के जो अधिकारी थे, पोलिंग स्टेशन के जो अधिकारी थे, इन अधिकारियों ने फर्जी वोट तो नहीं डाला। जो दोबारा नाम मैं पहले कहता था कि 1% 1.5% खाली उसका दुरुपयोग होता था, क्या ये आज मान ले कि 1% 1.5% का जो दुरुपयोग होता था वो आज करीब करीब 70 और 80% तक चली गया है? क्योंकि 75 लाख वोट्स डिवाइडेड बाय 288 कॉन्स्टिट्यूंसीज अगर लिया जाए तो कम से कम 20,000 के ऊपर वोट आते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये गंभीर समस्या बनी है, जिसको हाईलाइट करने की कोशिश हम लोग ने की। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग जो है वो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क करते हुए उनसे भी इसकी गंभीरता जो है वो सामने ले आए। हमने कांग्रेस को लिखा, बाकी दलों को लिखा, लेकिन किसी का जो है वो जवाब आया नहीं, ऐसी एक परिस्थिति। और इन्होंने जो है वो वोटर लिस्ट के फ्रॉड की जो बात शुरुआत की है, कि जिसको मैं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने काउंटर चैलेंज दिया है कि एफिडेविट डाल दीजिए। अब ऐसा है
कि आप एफिडेविट भी नहीं डाल रहे हो और अपनी बात पीछे भी नहीं ले रहे हो। बीजेपी का ये जो राज चला है उसकी वजह ये है कि गलतियां हम लोग करते गए और उस गलतियों का जो है फायदा उठा। आज बीजेपी का प्रचार क्या है? आज बीजेपी का प्रचार यही है कि भैया इन्होंने जो है एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश की, कर रहे हैं, और हम लोग उस संविधान इंस्टीट्यूशन को बचाने की बात कर रहे हैं। अगर इनके आरोप में तथ्य होता तो एफिडेविट डालते। अगर तथ्य नहीं है इसलिए एफिडेविट डाल नहीं रहे। मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी हम लोग ने ही मार ली। जहां लड़ना चाहिए वहां हम लोग लड़ते नहीं, और जहां नहीं लड़ना चाहिए वहां हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसी एक परिस्थिति। यही मैंने जैसे कहा कि 75 लाख वोट के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, तो इलेक्शन कमीशन है कि नहीं? हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। इलेक्शन कमीशन को आपको कॉर्नर करने का मौका मिला था, लेकिन उसका उस मौके को जो है वो राजनीतिक दलों ने उठाया नहीं, और इसलिए इलेक्शन कमीशन कोर्ट के माध्यम से बरी हो गया। ऐसी एक परिस्थिति। मैं यही कहूंगा कि इलेक्शन पे जो है वो गंभीरता से पूर्वक हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन बना रहे हैं, तो ही सही मायने में डेमोक्रेसी जो है उसको हम बचा सकते। जो डर है वो भी मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो यही है कि आज इंटरनली मतलब भारत के अंदर ही पावर कैप्चर करने की बात हो गई। अगर ये एक तरीका है कि आपके पुलिंग ऑफिसर जो है उसको खरीदा जा सकता है, इलेक्शन मशीनरी जो है उसको काबू में लिया जा सकता है, तो आपको असेंबली भी आपके काबू में आ गई। और असेंबली अगर आपके काबू में आई तो आपको जिस तरीके से झगड़े इस देश पे लगाने हैं, अशांतिता अशांतता उत्तेजना देनी है, आपके पास मौका ही मौका मिला। और इसलिए मैं तमाम राजनीतिक दलों से दोबारा एक लेटर लिखा हूं कि वे इसको गंभीरता से देखिए, वरना जो अपने पुरखों ने संविधान के माध्यम से इस देश को देश बनाने की कोशिश की, उसमें कोई दरार ना आए और उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं आए कि जिसमें हम लोग दोबारा बिखर जाए। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये जो बाबा साहब की किताब थी, मतलब किताब नहीं कहूंगा, एक मेमोरेंडम था, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को उन्होंने लिखा था। मैं समझता हूं कि हर भारतवासियों की एक जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने जो शंका व्यक्त की थी कि दाई कर्स इंडिया दाई शैल नेवर बी यूनाइटेड, दाई कर्स इंडिया दाई शैल नेवर बी यूनाइटेड, इसको गलत साबित करने की मेरे ख्याल से हम लोग नई जनरेशन पर एक जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इलेक्शन एक माध्यम है कि जिससे ये बिखरावपन लाया जा सकता है, तो इसकी प्योरिटी और फ्री एंड फेयर रखने के लिए मेरे ख्याल से हम लोग को जूझना होगा, और आप जूझते रहेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं यहीं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी। आपने सब प्रूफ्स के साथ और बहुत ही डिटेल में अच्छे से पूरा बताया कि कैसे क्या हुआ, कैसे आपने जो लड़ाई लड़ रहे हैं। सर अगर आप थोड़ा सा समय और दे सके कुछ सवाल के लिए तो बहुत अच्छा, मतलब सवाल एज इन कुछ जानने समझने के लिए हमारे साथ ही ठीक पूछना है। चाह रहे हैं। तो सर एक तो मैं एक मेरा सवाल है,
थोड़ा हम लोग लीडरशिप पे काम करते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप पे हमारी संस्था है। तो अभी आपने सर जो बताया, और ये सवाल ये है कि आप कैसे इस तरीके के माहौल में अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि आप देखें तो अभी जिस तरीके की राजनीति चल रही है, तो एक पार्टी की ओर से आप, मतलब जो रूलिंग पार्टी है या जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उनकी ओर से इस तरीके का शायद कुछ हो रहा है, और दूसरी ओर से जो अपोजिशन है वो भी इतना सपोर्ट में नहीं आया। आपने जब ये केस किया, जब पिटिशन किया, जब आपने शायद कुछ मैंने देखा था ट्विटर पे कुछ लेटर्स भी भेजे गए थे, तो वो भी सपोर्ट नहीं था। और फिर संविधान है, जो जुडिशरी सिस्टम है, आपने वहां पे भी अप्रोच किया, तो वहां पे भी इतना सपोर्ट नहीं मिला। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि इसी तरीके की चीजें हमारे साथी जो है वो भी फेस करते हैं, कि वो कोशिश कर रहे हैं प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की, पर फोर्सेस सब उनके अगेंस्ट है। तो व्हाट कीप्स यू गोइंग एंड व्हाट मोटिवेट्स यू? देखिए, एक है कि देश को अगर इकट्ठा रखना है तो ये डेमोक्रेसी ही आपको इकट्ठा रख सकती है। और बाबा साहब ने जो है वो डेमोक्रेसी का ही रास्ता चुना, और वो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चुना, ना प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। मैं ये मानता हूं कि सही है कि राजनीतिक दलों में जो है वो बिखरावपन है, लेकिन एक बात आपको ये भी सोचनी होगी कि आ, यहाँ एक बड़ी सत्ता की लड़ाई चल रही है। मतलब ये कोई नहीं कि ये मतलब हम इंडियंस है, वी आर फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन, ये संकल्पना से कोई चल नहीं रहा है। यही चल रहा है कि मैं सवर्ण हूं या अवर्ण हूं। सवर्ण जो है वो ये इस बात से डर है कि अगर अवर्ण सत्ता पे आया तो मेरी सत्ता से मेरी संपत्ति है और कुछ है वो छीन ले। और अवर्ण जो है वो यही कह रहा है कि भी यार मुझे जिंदगी तो जीने दे, कम से कम मुझे कमाने तो दे। तो इन दोनों में एक टकराव दिखाया, पूरी तरह से टकराव दिखाई दे रहा है। और जिसका आप कह रहे हैं कि लीडरशिप पे है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ और आपके जो विद्यार्थी है उनसे भी पूछ रहा हूँ, बिना सोचे विद इन फ्यू सेकेंड्स आप किस नेता को मानते हो, उसका नाम मुझे बताएं। അല്ല സ്കൂളല്ല മദ്രസ് ദഫും പരിപാടി. आप किसको मानते हो? Who's your next leader? जहां तक मैं समझता हूं कि देयर इज नो आंसर टू इट। और वो आंसर इसलिए नहीं है कि आपके सामने कोई लीडरशिप दिखाई नहीं देता। रही ग्राउंड लेवल की लीडरशिप जो है, वो ग्राउंड लेवल की लीडरशिप भी अभी जातियों में बढ़ चुकी है। जिले में भी जाएंगे तो आपको जातियों में बढ़ चुकी है। और एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिस पर हम कह सकते हैं कि ये विश्वास हम इस पर रख सकते हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, और सिर्फ पार्टी लीडरशिप की वजह से और इलेक्शन होने की वजह से और सदन बनने की वजह से मेरे ख्याल से देश चल रहा है ऐसी एक परिस्थिति। थैंक यू सर। साथियों, हम अब आप सबसे भी कुछ सवाल ले सकते हैं सर, आप अगर 10 मिनट और दे पाए तो ठीक है, प्लीज। देता देता हूँ 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट के ऊपर नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तो आप लोग हाथ खड़े कर सकते हैं। अनीता जी का सवाल है, अनीता जी आप पूछ सकते हैं। जी थोड़ा सा अपना थैंक यू. परिचय दे दीजिएगा, है ना अनीता जी, के आप हाँ. कहाँ से हैं, क्या पार्टी? हाँ। जी 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 जी. सर नमस्ते. मेरा नाम अनीता खंडागळे है और मैं मराठवाड़ा जिले से मराठवाड़ा विभाग से उस्मानाबाद यानी अभी जिसे धाराशिव कहते हैं उस जिले से हूँ. पिछले 8 साल से मैं कोरो इंडिया नामक संस्था संगठन से जुड़ी हूँ. और 2-3 साल से मैं आईएसडी से भी जुड़ी हूँ. तो अभी मुझे मेरा सवाल नहीं है लेकिन सिर्फ समझ के लेना है थोड़ा सा
कि अभी जो हम लीडरशिप के ऊपर जो काम करते हैं, जो प्रयास करते हैं लीडरशिप बढ़ाने के लिए, तो जो स्थानीय मुद्दे आते हैं, तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो बेरोजगारी है, किसान के साथ जो संकट आता है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जैसे कि अक्सर ये मुद्दे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। तो इन्हें चुनावी विमर्श का हिस्सा बनाने के लिए राजनीतिक दलों में क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ के लेना था। थैंक यू। सवाल ऐसा है कि इसमें सिर्फ प्रचार और प्रसार की बात नहीं, वोटर की मानसिकता क्या है ये भी सबसे बड़ी बात। क्या वोटर अपनी समस्याओं को महत्व दे रहा है या अपने धर्म और जात को महत्व दे रहा है? उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन एक साल किसानों का चला कि भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनाइए, लेकिन उसके बाद में जो है वो रिजल्ट हुआ, उसका क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना नहीं चाहते थे, जो पार्टी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लोगों ने उसी को ही वोट दे दिया। आपको ये देखना होगा कि वोटर की अपनी एक मानसिकता होती है, उस मानसिकता को आप उसके सवालों से कैसे जोड़ेंगे और उसको कैसे प्राथमिकता वो देगा, इस पर अगर ख्याल किया तो मेरे ख्याल से उसका भटकना जो है धर्म और जाति के नाम से, उसको आप रोक पाएंगे। वरना जात और धर्म के नाम से एक बड़ी आइडेंटिटी उसकी कहीं सदियों से मैं कहूँगा चलती आ रही है, वही उसकी आइडेंटिटी बनती जाएगी, ऐसी एक परिस्थिति। थैंक यू सर। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र है और हम बिहार से सीमांचल इलाके से है, कटिहार जिला और अररिया कटिहार। तो एक छोटा संस्था चलता है जन जागरण शक्ति संगठन, उससे जुड़े। तो अभी जो एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, एसआईआर में जो लोगों का ड्राफ्ट सूची में नाम आया है आ, और डिलीट सूची में, दोनों में नाम आया है, कुछ लोगों का डिलीट किया गया है। जो जो लोगों का एक 31 तारीख तक डेट दिया है, अगर हम लोग ये 6 फॉर्म भर दे रहे हैं, बहुत लोगों का नाम जीवित है पर मृत घोषित किया है, क्या ये नाम ड्राफ्ट सूची में जितना है, पता नहीं ये सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। हम लोग तो उस तरह से नहीं कर पाते, ज्यादा से ज्यादा बीएलओ और जो उसका वरीय पदाधिकारी एसडीओ हैं, उनसे संपर्क कर पाते हैं। आगे पता नहीं ये लोग छूटेगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर। अगर वोट गिराने का अधिकार छीना जाएगा, पता नहीं, कई तरह का हवा फैला है कि पता नहीं सारा लाभ से वंचित हो जाएगा। लोगों में ये डर सा माहौल बना हुआ है कि हम छूट जाएंगे, हम छूट जाएंगे। और बाढ़ का कहर चल रहा है मेरे इलाके में, उसमें कर रहा है। फिर अभी नीतीश कुमार ने निकाल दिया जमीन वाला सर्वे, लगातार एक ही काम, 2-3 काम लगातार लोगों को दौड़ा रहा है। देखिए, तो क्या एक बात ऐसी है, एक दफे वोटर की सूची बन गई और उसमें अगर उसका नाम आ गया तो इलेक्शन कमीशन को निकालने का अधिकार है, लेकिन उस पर 2 कंडीशंस है। एक तो अगर वो ना वहां नहीं रहता है तो, या उसने खुद ने एक 6, 7 और 8 करके फॉर्म है,
वो अगर भर दिया तो ही उसका नाम कटता, नहीं तो नाम कटने का कोई वजह नहीं है। इलेक्शन कमीशन अभी जो कर रहा है वो गलत है। मैं ये कहूंगा जी कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है या नहीं है, इसके बारे में बिहार के किसी भी राजनीतिक दल ने एक चिट्ठी लिखी है। जहां तक हमारी जानकारी है, किसी ने भी एक चिट्ठी नहीं लिखी है कि आप ये जो कर रहे हो गलत है। एक चीज और सर कि जिसमें डिलेट सूची में दिया गया है कि जितेंद्र जी एक तो सॉरी, स्थानांतरित। जितेंद्र जी सॉरी, आप एक ही सवाल ले पाएंगे ना, कम समय में बाकी लोगों को भी मौका देना है। एक शशिकांत छोटा सा है। हाँ, आप अलग से अगर टाइम हुआ तो करेंगे अपन, है ना, सॉरी। हाँ शशिकांत, आप यू कैन आस्क। हेलो। आदरणीय हेलो। सर, आपको वंदन है। मैं लोहा तालुका नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने विधानसभा चुनाव में शिवा भाऊ नरंगले, जो वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ मैंने कैंपिंग की है। तो फिलहाल मेरा सवाल ये है कि मैं ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यहाँ भी मैं कास्टिज्म का वो जो मसला है, उसको मैं कैसे हैंडल करूँ? आपने जो सरपंच चुनाव जो मैं लड़ने वाला हूँ, तो उसको मैं कैसे फेस करूँ? उसको, उसका ये सवाल है। इसको जो है वो पब्लिकली नहीं कह सकते, क्योंकि हर इसका अलग अलग होता है। अगर कहीं मुलाकात हुई तो फिर आपको ये जो जात की राजनीति जो है, इसको ओवरकम कैसे करना और अपने आप को सभी वोटर्स का कैंडिडेट कैसे बनाना, ये अगर सामने अगर रूबरू हुई तो मैं आपको बता सकता हूँ। टीवी पे नहीं बता, मतलब चैनल पे नहीं बता सकता। ओके सर। थैंक यू सर। सर एक और सवाल हमारे जो टीम से है, टेक्निकल थोड़ा देखते हैं उनका है कि अभी जिस तरीके का ये सब चल रहा है, तो उसमें हमारे लीडर बूथ लेवल पे क्या काम कर सकते हैं कि इस तरीके की गड़बड़ी ना हो, कोई भी तरीके की, मतलब एक तो वेरिफिकेशन वगैरह तो करेंगे ही, पर पोलिंग डे पे क्या कर सकते हैं, काउंटिंग के वक्त क्या कर सकते हैं, उससे पहले अगर कुछ ब्रॉड सजेशन है आपका तो। क्योंकि अभी पहले जैसे कि बिहार की स्थिति आई है, आपके जो पोलिंग पोलिंग स्टेशन पे जो वर्क कर रहे हैं, आप मान लीजिए ज्यादा नहीं उनको टारगेट होता है, करीब करीब एक पोलिंग स्टेशन में 1200 के ऊपर वोट नहीं होता है, जिसपे आप मान लीजिए कि आपको छाट के देखना है कि इसमें से गरीब कौन है। दूसरा जो है, इसके गरीबी रेखा के और कौन है नीचे। ये जो गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे है, इनके नाम उस वोटर लिस्ट में है या नहीं है, ये आपको देखना है। ये 30-35% पॉपुलेशन होता है, ऐसे में मान के चलता हूँ। तो 1200 में अगर 30% अगर लिया जाए तो 300-350 वोटर्स को आपको चेक करना है कि वो लिस्ट में है या नहीं है। तो एक पोलिंग स्टेशन पे जो एक इंडिविजुअल काम करता है, उसके लिए आसानी बात होती है। रही बात ये आपकी वोटर लिस्ट की नाम दर्ज करने की बात है, दूसरा है जिस दिन पोलिंग पोलिंग होता है, उस दिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या जो होती है कि बड़ी दलों की वजह से और दूसरों की पैसे वाले कैंडिडेट की वजह से वो अपने प्रचारक रखते हैं वहां पर, और वो कैंडिडेट जो वोटर आता है, उसके कानों में कानफूसी चलती रहती है। आपका जो व्यक्ति है जो उस पोलिंग स्टेशन पे है, उसको यही देखना है और पुलिस को दिखाना है
कि भैया वोटर आएगा और जाएगा, उसके अगल बगल में कोई नहीं हो, और जो कोई उसके अगल बगल में है आप उसको कानूनी जो कार्रवाई वो कानूनी कार्रवाई कर लीजिए। नहीं तो धमकाने का जो काम होता है, सौदेबाजी का जो काम होता है, वो उसी वक्त होता है, ऐसे में मान के चलता हूं। रही बात काउंटिंग की बात जो है, मैंने जैसे कहा कि फॉर्म 17C ये काउंटिंग के दिन आपके हाथ में होना चाहिए, और उस काउंटिंग 17C में ईवीएम का नंबर होता है। काउंटिंग होते वक्त उस ईवीएम का नंबर लाउडस्पीकर पर सबको इत्तला किया जाता है। आपको उस वक्त सतर्क रहना है, और 17C फॉर्म पे जो ईवीएम नंबर है और वो जो नंबर लाउडस्पीकर पे अनाउंस किया गया है, दोनों एक है या नहीं है। अगर दोनों एक नहीं है तो तुरंत जो सुपरवाइजर होता है, उस सुपरवाइजर को आपको जाके आपका ये 17C फॉर्म दिखाना है कि भाई ये 17C फॉर्म जो है मुझे उस पोलिंग के दिन मिला था, और उस पे ये नंबर है, आपने ये नंबर अभी अनाउंस किया है। ये दोनों ईवीएम के नंबर्स बदले कैसे, आप इस पे सवाल उठा सकते हो, और वहीं के वहीं इलेक्शन जो है, काउंटिंग जो है वो रुकती है जब तक ये नंबर का सेटल नहीं होता है, तब तक। तो ये बारीक चीज है कि जिसको मेरे ख्याल से काउंटिंग के दिन हर व्यक्ति को जो है वो संभालना होता है, और वो संभालेंगे तो शायद मेरे ख्याल से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में आसान हो जाएगा, ऐसी एक परिस्थिति।